हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने देख लिया था। नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल देख लिए थे। और आज हम लोग लेकर आए हैं उसी के एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज नंबर 5 जो एक्सीलेंट बुक से है। एक्सरसाइज नंबर 5 आज हम लोग उसी को देखेंगे और उसको एक एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे कि इसको ऐसे ही क्यों बनाया गया। तो आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5 है। 5 एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग 5-5 क्वेश्चन करके 4 बाद में हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है जिसमें से पहला हमारा है, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज निधि। तो यहाँ पर मैंने रूल जो बताया था उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि वो रूल था क्या। तो अगर हम रूल की बात करें तो रूल क्या था कि रूल ये था कि जब हम क्या करते हैं, कोई नाउन दिया गया हो और उसका कोई एक्सप्लेनेशन दिया गया हो, किसी दूसरे फ्रेज से या फिर किसी दूसरे नाउन से उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया गया हो, उसकी व्याख्या की गई हो, तो उस एक्सप्लेनेशन या फिर उस व्याख्या को उठाएंगे और उस नाउन के बगल में रखेंगे जिसके बारे में वो बातें बताई जा रही है। समझ में आ रही बात। तो जिसके बारे में वो बातें बताई जा रही है उसी के बगल में रखेंगे, लेकिन 2 कॉमा के बीच में। बाकी अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले अभी जाइए, आप लोग पहले पिछला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए। एक्सरसाइज करने से पहले रूल देखना पड़ेगा। तो पहले आप लोग रूल देख लीजिए, फिर उसके बाद, ज़्यादा लंबा है नहीं, 6-7 मिनट का वीडियो है और उसमें एकदम डिटेल में मैंने बताया, बहुत ज़्यादा रूल है नहीं, बस एक रूल बताना था जो कि एकदम आराम से हो गया था। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज निधि। ठीक है, यहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसका नाम क्या है, निधि है। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम बात करें तो सिस्टर इन लॉ को बोला गया है कि निधि के बारे में बताया गया है, बताओ। तो मेन नाउन क्या है हमारा, निधि है। तो निधि के बारे में बताया गया है कि निधि को हम क्या कह सकते हैं, माय सिस्टर इन लॉ। कौन बोल रहा है, जो भी बोल रहा है सेंटेंस। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, यहां से जब हम इसको उठाएंगे ना, यहां से जब हम इसको उठाएंगे तो अपोजिशन में इसके रखेंगे नहीं। यहां पे थोड़ा सा पहला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के कर दिया है। यहां पर हम इसका आंसर ऐसे करेंगे, हियर इज निधि, यह निधि है, हियर इज निधि, निधि हो गया। अब उसके बाद निधि के अपोजिशन में हम लिखेंगे इसको, क्योंकि निधि को यह कहा गया है। जितने भी सिस्टर इन लॉ है उनको निधि थोड़ी कह सकते हैं, लेकिन जो निधि है उसको तो सिस्टर इन लॉ कहेंगे ना। तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये बस इसी में ऐसा है, बाकी सब सही है। तो यहां पर निधि लगाएंगे कॉमा, फिर उसके बाद लिखेंगे माय सिस्टर इन लॉ, ये हो जाएगा। बाकी बात मैंने बताया था, यहाँ से उठाएंगे तो ये हट जाएगा और ये तो उसका नाम है तो ये तो वैसे भी हट जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ हो गई। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, हियर इज निधि माय सिस्टर इन लॉ। क्लियर, तो हो गया। अगले पे चलते हैं। अगला है, राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंस में किसके बारे में बात हुई है, अगर इन दोनों सेंटेंस की हम बात करें तो यहाँ पर बात हुई है राणा प्रताप की। यहाँ पर राणा प्रताप के बारे में बताया गया है कि वह एक महान योद्धा थे और वो भारत के मेवाड़ के राजा थे। कौन राजा थे बताओ। राणा प्रताप को हम क्या कह सकते हैं, अब ब्रेव वॉरियर कह सकते हैं कि नहीं, अब ब्रेव वॉरियर कर सकते हैं। और हम यहाँ पे उन्हीं को ये भी तो कह सकते हैं, द किंग ऑफ मेवाड़, किंग ऑफ मेवाड़ भी तो थे। यानी राणा प्रताप को हम अ ब्रेव वॉरियर भी कह सकते हैं, द किंग ऑफ मेवाड़ भी कह सकते हैं, लेकिन अपोजिशन में किसी एक को लेकर आएंगे, दोनों को नहीं लेकर आएंगे। और ये बात क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, पहले जाकर आप लोग पिछला वीडियो देखिए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अ ब्रेव वॉरियर, तो अ ब्रेव वॉरियर जो है राणा प्रताप के बारे में बता रहा है और द किंग ऑफ मेवाड़ भी राणा प्रताप के बारे में ही बता रहा है। तो उन दोनों में से किसी एक को उठाओ और इसके राणा प्रताप के अपोजिशन में हम लोग लिख देंगे, तो क्या बनेगा, तो बताइए। तो यहां पर बताइए कैसे बनेगा। तो ये जो है जब हम बनाएंगे तो अगर हम इसको अपोजिशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, राणा प्रताप। पहले तो ये लिखेंगे राणा प्रताप,
कॉमा लगाएंगे, अपोजिशन में लिखना है तो भाई अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, अ ब्रेव वॉरियर, अ ब्रेव वॉरियर, फिर कॉमा लगाएंगे, ये हमारा अपोजिशन में हो गया। अब बात ये करते हैं कि ये वाले वर्ब को हटा दिया, क्यों? क्योंकि अपोजिशन जहां से उठाते हैं उसके पहले वाला लिंकिंग वर्ब हट जाता है और वहीं से हम उठाते हैं जहां लिंकिंग वर्ब होता है। क्लियर? तो ये हो गया। अब बातें बची इसकी, तो यही तो वही है, तो ही को हटाएंगे, बाकी लिख देंगे हम लोग क्या, वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, ये चीजें हो जाएंगी। अब अभी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर ऐसे नहीं हो सकता कि राणा प्रताप के अपोजिशन में द किंग ऑफ मेवाड़, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, यहां पर कर सकते हैं राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वॉज अ ब्रेव वॉरियर, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों को नहीं रह सकते, क्योंकि इसको उठा के रखे तो ये वाला वर्ब खत्म, उसको भी उठा के रखेंगे तो ये वाला भी वर्ब खत्म हो जाएगा ना भाई, तो इसलिए दोनों को नहीं रखेंगे, और दोनों वर्ब हट जाएंगे तो हमारा तो वर्ब रहेगा ही नहीं सिंपल सेंटेंस में, तो गड़बड़ काम हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग किसी एक को लाएंगे। बातें क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं, यहां पर दिया गया है 3 सेंटेंस, बाबर डिफिटेड लोधी, बाबर वॉज अ तुर्क, लोधी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया। यहां पर अगर ध्यान से समझे तो यहां पर बोला गया बाबर डिफिटेड, ओह सॉरी यहां पर डिफीट लिखा है, डिफिटेड रहेगा, डिफिटेड लोधी, बाबर डिफिटेड लोधी, बाबर ने लोधी को हराया, बाबर वॉज ए तुर्क, बाबर एक तुर्क था यानी तुर्की कराने वाला था, लोधी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया, और लोधी भारत का शासक था, भारत का सम्राट था। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसके बारे में बात कही गई है? क्या बाबर के बारे में बात कही गई है? बाबर को कुछ कहा गया है? हाँ, बाबर को कहा गया है कि ये क्या है, ये तुर्क है, बाबर को कहा गया है तुर्क है। क्या लोधी को भी कुछ कहा गया है? यहाँ पर लोधी के बारे में अगर हम बात करें तो क्या लोधी के बारे में कुछ कहा गया है? लोधी को, लोधी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया, तो यहां पर बोला तो गया है, यहां बोला गया ना, तो यहां पर अगर हम देखें तो बाबर के बारे में भी बोला है, लोधी के बारे में भी बोला है, और 3 सेंटेंस हमारे पास है, 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, और जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हमको एक ही वर्ब चाहिए ना, 3 सेंटेंस है तो 3 फाइनाइट वर्ब है, लेकिन हमको 1 फाइनाइट वर्ब बनाना है, तो क्या करेंगे, यहां पर इस वाले फाइनाइट वर्ब को हम हटा सकते हैं, क्योंकि यहां से अपोजिशन ये किसको बता रहा है, बाबर को, तो बाबर के पास लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाबर कॉमा अ तुर्क, ये हो गया, ये भी हट गया, और बाबर तो एक बार लिख दिया फिर दोबारा क्यों लिखे, तो ये भी हट गया, इसका काम खत्म। अब बात करते हैं डिफिटेड, ये भी तो वर्ब है, तो यहां पर हो जाएगा, अच्छा यहां पे कॉमा रहेगा, डिफिटेड लोधी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब लोधी के बारे में क्या बोला गया है? लोधी को बोला गया है द एम्परर ऑफ इंडिया, तो यहां पर क्या कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, द एम्परर ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन, हाँ ठीक, क्वेश्चन सही है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देखो, अब आप लोग कहेंगे कि यहां से ये इसको उठाए तो ये वाला वर्ब गायब, यहां से इसको उठाए तो ये वाला वर्ब गायब, तो 2 वर्ब तो हमने गायब कर दिया, जानबूझ के किया, क्योंकि यहां पर एक हमारे पास फाइनाइट वर्ब है, जब ये फाइनाइट वर्ब है तो हमको बाकी उन दोनों की जरूरत नहीं है, अगर ये नहीं होता तब हम उसको कर सकते थे। तो यहां पर ध्यान देना, बाबर अ तुर्क डिफिटेड लोधी द एम्परर ऑफ इंडिया, और मैंने बताया था अपोजिशन को 2 कॉमा के बीच में लिखते, तो ये वाला अपोजिशन 2 कॉमा के बीच में है, लेकिन ये वाला अपोजिशन 2 कॉमा के बीच में नहीं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप आ गया ना, और यहाँ पर ध्यान देना 2 पंक्चुएशन एक साथ यूज नहीं होते हैं, 2 विराम चिन्ह कभी भी एक साथ यूज नहीं होते, जैसे कि यहाँ पर पिछले सेंटेंस में भी था, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी तो अपोजिशन में यूज किया गया है, लेकिन कॉमा एक ही लगा है, समझ रहे बात, तो ये हो गया। अगले पे चले, अगला है, डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे, वो एक महान क्या थे, फिलोसोफर थे, दार्शनिक भी थे। तो अगर हम बात करें तो इसमें डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बात हुई है, क्लियर, और 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है तो किसी एक सेंटेंस के वर्ब को हमको हटाना पड़ेगा,
किसी को के वर्ब को हटा दो। तो क्या राधा कृष्णन के बारे में और क्या बोला गया है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बोला गया था। और क्या था? अ ग्रेट फिलोसोफर, ये भी बोला गया था। तो ये दोनों बातें बोली गई है ना, तो दोनों में से किसी एक को उठाओ। दोनों को नहीं उठा सकते, मैंने बताया पहले। किसी एक को उठाएंगे, राधा कृष्णन के बगल में अपोजिशन में लिख देंगे 2 कॉमा के बीच में, तो क्या हो जाएगा? किसको उठाएं? चलो, बार बार हम इसको उठा रहे थे, अब उसको उठाते हैं। ऊपर किसको उठाए हैं? चलो ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन कॉमा अ ग्रेट फिलोसोफर, a great philosopher, कॉमा was the president of India। हम यहां से अपोजिशन नहीं हटाए तो ये वाला वर्ब नहीं हटेगा, यहां से अपोजिशन हटाए तो ये वाला वर्ब हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? was the president of India, ये हो जाएगा। ठीक, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉमा वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। यहां पर देख लेते हैं, मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट। ठीक, तो यहां पर क्या है? यहां पर मोहन के बारे में बताया गया। मोहन को क्या कहा गया है? मोहन को एक्सीडेंट कह सकते हैं? मोहन को कैसे एक्सीडेंट कहेंगे? वो तो कह ही नहीं सकते। यहाँ पे मोहन को हम कह सकते हैं द सन ऑफ हिज फादर, द ओनली सन ऑफ हिज फादर, अपने 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 पिता का एकमात्र लड़का, इकलौता पुत्र, यही नहीं कह सकते हैं मोहन को। बस इसी को रखो, बाकी वो डाइड से लिख देंगे क्योंकि ही मोहन ही है। तो क्या हो जाएगा? मोहन कॉमा द ओनली son of his father, मोहन द ओनली सन ऑफ हिज फादर, कॉमा, अब देखो ही को हटाएंगे क्योंकि ही जो है मोहन के लिए यूज हुआ है, और ये हमारा फाइनाइट वर्ब यहां पर दिख रहा है, डाइड इन एन एक्सीडेंट। ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन। अच्छा, नंबरिंग मैंने नहीं किया है, नंबरिंग जरा से कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा और 5वां। ये 5 क्वेश्चन हम लोगों के हो गए। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन जो है, नालंदा वॉज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, इट इज अ नाउ हीप ऑफ रूइंस। नालंदा एक समय था सबसे बड़ा सेंटर था लर्निंग का, शिक्षण का सबसे बड़ा केंद्र था। इट इज ए नाउ हीप ऑफ रूइंस। अब ये क्या हो चुका है? खंडहर हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? तो नालंदा एक स्थान भी है, नालंदा एक यूनिवर्सिटी का नाम भी था। तो जो कि नालंदा यहाँ पर यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात हो रही है। तो नालंदा वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, तो नालंदा को कहा गया है कि वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। एक बात तो ये बोली गई नालंदा को, और क्या बोला गया है? वो पहले था नालंदा, अब नालंदा कैसा है? इट इज अ नाउ हीप ऑफ रूइंस। अब ये खंडहर हो चुका है। ये 2 बातें बोली गई, इन दोनों बातों में से किसी एक बात को उठाते हैं और इसके पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको उठा ले कि उसको उठा ले, जो मन करे वो उठा लो, लेकिन वहां से वो वर्ब भी हटाना पड़ेगा। यहां से इसको उठाएंगे ये वर्ब हटेगा, वहां से उसको उठाएंगे वो वर्ब हटेगा, बस कुछ करना नहीं है। तो हम इसी को ले लेते हैं। तो यहां बन जाएगा क्या? नालंदा कॉमा वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। हो गया, कॉमा, 2 कॉमा के बीच में रहेगा, कॉमा 2 लगा दिए। अब उसके बाद इट हटा देंगे, इट नालंदा के लिए ही यूज हुआ है। तो क्या करेंगे?
इज अ नाउ हीप ऑफ, ये नहीं रहेगा, नाउ हीप, रुको क्वेश्चन में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। ओ यहाँ पे ऐसा है, ये और यहाँ पे नहीं है, ये है नाउ अ हीप ऑफ रूइंस, तो हो जाएगा इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस, ये हो जाएगा हमारा। हम उसको भी पहले ला सकते हैं, तो यहाँ वॉज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, ये लिखना पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 7वां नंबर, मिस्टर सक्सेना। मिस्टर सक्सेना इज अवर प्रिंसिपल, ही इज वेरी लर्नेड। तो मिस्टर सक्सेना को क्या कहा गया है, हमारे प्रिंसिपल है भाई, वेरी लर्नेड भी है, ठीक है। क्या करेंगे, वही बात जैसे पिछले में किए, तो वही सही है, बहुत ज़्यादा टफ वाली बात है नहीं, बहुत एकदम सिंपल सी बात है। सक्सेना, मिस्टर सक्सेना कॉमा अवर प्रिंसिपल, अवर, ओह प्रिंसिपल की स्पेलिंग गड़बड़ है यहाँ पर, ये रहेगा प्रिंसिपल, अवर प्रिंसिपल कॉमा इज वेरी लर्नेड, इज वेरी लर्नेड, ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि ये थर्ड फॉर्म का यूज कैसे हो गया, ये थर्ड फॉर्म, वैसे थर्ड फॉर्म वैसे है नहीं, वो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इंटेलिजेंट। और दूसरी बात, अगर थर्ड फॉर्म होता तो भी क्या ही हो जाता, क्योंकि थर्ड फॉर्म एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको फाइनाइट वर्ब 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक बार हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया बात। अच्छा, ये वाला जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने यहाँ से लिख दिया है वहाँ, ताकि 2 लाइन में रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो यहाँ पर देखो, शाहजहां वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर, ही बिल्ट द ताज, इट इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, ठीक। मतलब शाहजहां एक मुगल एम्परर था, महान मुगल एम्परर था, जिसने क्या बनवाया था, उसने ताजमहल बनवाया था। इट इज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, यह कंट्री में, अपने कंट्री में सबसे बिगेस्ट है, फाइनेस्ट बिल्डिंग है, सबसे अच्छी बिल्डिंग है। ताजमहल के बारे में बात हो रही है, तो वो वैसे भी है, एक्चुअली भी है। तो यहाँ पर बात करें तो शाहजहां के बारे में अगर हम बात करें तो शाहजहां के बारे में क्या बातें कहेंगे, तो यहाँ पर शाहजहां के बारे में बात देखें तो शाहजहां को बोला गया है अ ग्रेट मुगल एम्परर, ये बात बोला गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, शाहजहां के बगल में अ ग्रेट मुगल एम्परर लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शाहजहां कॉमा अ ग्रेट मुगल एम्परर, ये हो गया, और कॉमा यहाँ पे लगा देंगे। और उसने क्या बनवाया, बिल्ट द ताजमहल बनवाया, तो ही हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओह स्पेलिंग गड़बड़ नहीं लग रही है, ये होगा स्पेलिंग, यहाँ पर स्पेलिंग गड़बड़ है, ये होगा थोड़ा सा, हाँ अब अलग है, ठीक। बिल्ट द ताज, ये हो गया। अब देखो, अब बात ये तो मुगल शाहजहां के बारे में जो बातें बताई गई थी वो लिख दिया गया, अब ताजमहल के बारे में बताया गया है यहाँ पर ना, आखिरी वाले लाइन में देख लो, सेंटेंस में देख लो, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। ये शाहजहां को थोड़ी बोलेगा कि बिल्डिंग है वो, नहीं ना, तो ताजमहल को बोला है, तो ताजमहल के बगल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, एक बार हमने बिल्ट लिख दिया, फाइनाइट वर्ब हो गया, तो फिर दोबारा हम कोई फाइनाइट वर्ब नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। ये चीज क्लियर, ये चीज हो गया। 9वां नंबर देख लेते हैं। 9वां नंबर क्या है, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं मुंबई कभी नहीं गया हूं। इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। किसको, कौन है सबसे बड़ा, तो मुंबई के बारे में ही तो बात हो रहा है
यहाँ पर मैं आई के बारे में बात थोड़ी होगा, प्रोनाउन के बारे में वैसे भी बात नहीं करनी है और इसके बारे में कुछ बोला भी नहीं है। ठीक, तो क्या बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, ये हो गया। और कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के ये लिखेंगे ना, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, बस हो गया हमारा, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत, समझ आ रही बात। लास्ट एंड मतलब 10वां है, लास्ट ये नहीं है, लास्ट 20वां आएगा। कालिदास अ ग्रेट संस्कृत पोएट, ये ठीक वैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह। ही वॉज द ऑथर ऑफ शकुंतलम, ये कौन है, शकुंतलम के ऑथर हैं। ठीक वैसे ही नहीं है, कालिदास रोड गीतांजलि, ही वॉज अ ग्रेट इंडियन पोएट, ठीक है, या फिर ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, ये भी था, यही था ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे कालिदास के बारे में बताया गया है, ग्रेट संस्कृत पोएट, और क्या बोला गया है, द ऑथर ऑफ शकुंतलम। तो द ऑथर ऑफ शकुंतलम से अब बनाते हैं, इसको बाद में ले जा सकते हैं, इसको इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कालिदास कॉमा द ऑथर ऑफ शाकुंतलम। द ऑथर ऑफ शकुंतलम क्या हो जाएगा, वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोएट। अच्छा, ये जो सिंगल इन्वर्टेड कमा है शकुंतलम के लिए लगा है, खास है ना इसलिए लगा है। क्या हो जाएगा, वॉज अ ग्रेट, ये एस कैपिटल है, स्मॉल मत समझ लेना, सब्जेक्ट का नाम, भाषा है, लैंग्वेज है, संस्कृत पोएट। ये हो जाएगा। ठीक, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, समझ आ रही बात, ये क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, अगर कोई दिक्कत है तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, चलिए अगला 5 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 11 नंबर का जो दिया है, नेहरू वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू एक महान राजनेता थे, वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, नेहरू के बारे में बात हो रही है। नेहरू क्या क्या कहा गया, अ ग्रेट स्टेट्समैन, और क्या बोला गया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के पहले प्रधानमंत्री। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री अगर पूछा जाएगा तो भी तो वही है, और ग्रेट स्टेट्समैन किसे कहा गया, नेहरू को ही कहा। तो इन दोनों में से किसी को उठा लो, लगा दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नेहरू कॉमा, तो बताओ क्या रखें, ये रखे वो रखें, जो भी मन हो वो रखो, मेरा मन तो वो वाला है। तो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया। जब हमने रखा ये कॉमा यहाँ पे लगाया और ये वर्ब हट जाएगा, तो अब यहां से लिखेंगे वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन, वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन। ये हो जाएगा क्लियर, ये चीज हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था और उसके बाद वाला आज तो और बड़ा था, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ पीस। गांधी जी जो थे महात्मा गांधी, वो शांति के प्रेमी थे। शांति के प्रेमी मतलब शांति पसंद करते थे, ठीक है। ही हैड वंस बीन अ लॉयर, वह एक बार क्या थे, वकील भी बने थे, वकील भी थे। ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस, वो नॉन वायलेंस का उपदेश देते थे, नॉन वायलेंस का सलाह देते थे, यानी अहिंसा, अहिंसा का सलाह देते थे ना, कि अहिंसा मत करो, अहिंसा करो, यानी हिंसा न करो।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गांधी जी के बारे में बातें कही गई है ना, तो गांधी जी के बारे में क्या क्या बातें कही गई है। गांधी जी के बारे में बोला गया है अ लवर ऑफ पीस, ये भी बात बोला गया, और बोला गया है वंस बीन अ लॉयर, एक बार क्या थे वो, लॉयर भी थे, हैड नहीं लिखेंगे, और प्रीच्ड नॉन वायलेंस, क्या नॉन वायलेंस गांधी जी को कहा गया है, और वंस बीन अ लॉयर गांधी जी को कहा गया है, नॉन वायलेंस गांधी जी को थोड़ी कहा गया है, वो तो वो बढ़ावा देते थे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक सेंटेंस, दो सेंटेंस और तीन सेंटेंस हमारे पास है। तीन सेंटेंस है तो इसका मतलब है कि दो सेंटेंस में से हमको वर्ब को हटाना पड़ेगा। ये वाला वर्ब तो हम ऐसे ही हटा देंगे अपोजिशन में लगा के, ये वाला भी वर्ब हटाना पड़ेगा, तो हमको इसको भी अपोजिशन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा महात्मा गांधी कॉमा, वॉज हटेगा, अ लवर ऑफ पीस, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं, जब हम इसको रखेंगे तो कॉमा लगा कर रखेंगे, रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए किसी के तो जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए कंजंक्शन एंड का प्रयोग हमने देख लिया है। सबसे पहले कंजंक्शन एंड का प्रयोग हमने देखा था, तो इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब आया नहीं है, तो उसको जोड़ने के लिए हम कोई दिक्कत नहीं होगा हमारा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, एंड वंस बीन अ लॉयर, लॉयर। अब यहां पे लगाएंगे कॉमा, क्योंकि ये दोनों अपोजिशन में है तो दोनों कॉमा के बीच में रहेंगे। और ही जो है गांधी जी के लिए यूज हुआ है, तो ही को हटाएंगे, क्या यूज होगा, प्रीज्ड नॉन वायलेंस। बस क्लियर, ये चीज हो गई, समझ आ रही बात, ये हो गया। अगला देख लेते हैं, मथुरा इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, इट स्टैंड्स ऑन यमुना, द यमुना इज वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर इन इंडिया। यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात कही गई है। यहाँ बात करें मथुरा के बारे में भी बात कही गई है और यमुना के बारे में भी बात कही गई है। तो क्या हो जाएगा, मथुरा जो कि क्या है, अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, मतलब ये तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान, यह एक मथुरा एक तीर्थ स्थान है। तो क्या करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम मथुरा कॉमा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, हो गया, कॉमा इट, मथुरा के लिए यूज हुआ है, इट स्टैंड्स ऑन यमुना, ऑन द यमुना होना चाहिए था, ओहो यहाँ पर द होना चाहिए था। क्वेश्चन में क्या है, कौन सा नंबर है, 13 नंबर, अच्छा इसमें लगाया है, मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे द रहेगा। किसी भी नदी के नाम के पहले द का यूज होता है, कोई भी नदी हो जाए उसका नाम है तो उसके पहले द का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंड्स ऑन द यमुना, यमुना हो गया। अब बताओ यमुना के बारे में कुछ कहा गया है, द यमुना इज वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर इन इंडिया, तो यमुना के बारे में कहा गया, तो यमुना के बगल में लिख देते हैं वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर्स, अच्छा रिवर्स रहेगा ना, रिवर्स इन इंडिया, देखो इसी में हो गया इंडिया, तो यहां पे लिख देता हूं इंडिया। ठीक, ये चीजें हो गई। तो हॉलीएस्ट वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, इसलिए देखो यहां पे भी छूट गया, रिवर्स हो जाएगा। ठीक, 14 नंबर का देख लेते हैं, एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। एयर के बारे में बात हुई है, एयर को कहा गया है द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जीवन का प्राथमिक आवश्यकता, जो सबसे पहली आवश्यकता है जीवन के लिए वो क्या है, हवा है। हवा को ही क्या कह सकते हैं, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। और इसी को बोला गया है अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यह नेचर का फ्री गिफ्ट है। ठीक है, किसके हो, हवा को बोला गया है, तो यहां पर हवा के बारे में ही करेंगे ना, एयर कॉमा द फर्स्ट नेसेसिटी
ऑफ लाइफ, कॉमा, दो कॉमा के बीच में, इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो यहां पर हम अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर को इधर रख सकते थे और इसको वर्ब लगा के उधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन एक फेमस इंग्लिश पोएट था, प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि था। ही बिकेम ब्लाइंड, वो अंधा हो गया। अंग्रेजी पोएट की वजह से अंधा थोड़ी हुआ, वो अंधा था भाई पहले, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा मिल्टन के बारे में बताया गया। मिल्टन को कहा गया है फेमस इंग्लिश पोएट। क्या मिल्टन को ही अंधा कहा गया है? सही बात है, अंधा कहा गया है, लेकिन हमारा हेडिंग क्या है, मिल्टन ही तो अंधा है, लेकिन हेडिंग हमारा है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। एडजेक्टिव थोड़ी बोला गया है, ये तो एडजेक्टिव है ना, तो इसको अपोजिशन में हम नहीं लिखेंगे, ये चीज ध्यान देना। अपोजिशन में हम इसी को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, मिल्टन कॉमा अ फेमस इंग्लिश पोएट कॉमा बिकम ब्लाइंड। ब्लाइंड, ये चीज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आगे के देख लेते हैं, बाकी जो बच्चे 5 क्वेश्चन हैं और ये फाइनल हो जाएगा। तो आइए चलिए चलते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग आज का लास्ट 5 क्वेश्चन। तो यहां पर है, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, इट हैज बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। तो यहां बात करते हैं किसके बारे में बात की जा रही है, ये एक पावर है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, यानी शक्ति का एक, पावर का एक इंस्ट्रूमेंट है। किसको बोला गया है, एजुकेशन को बोला गया है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। और उसी में बोला, और उसको बोल रहा है इट हैज बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन, और यह गाइडिंग फैक्टर है सिविलाइजेशन का। तो यहां पे दोनों बातें हम अपोजिशन में कर सकते हैं, लेकिन हम इसी को करेंगे। चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशन कॉमा एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। ये हो गया, कॉमा लगाएंगे, दो कॉमा के बीच में। ये बातें कभी मत भूलना कि अपोजिशन को वाले को हम दो कॉमा के बीच में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो ये हमेशा लिखते हैं। अब बात करते हैं, हैज हटेगा, ये हटेगा, यहाँ पर देखेंगे इट हटेगा, नहीं हैज क्यों हटेगा, क्योंकि वर्ब तो चाहिए ना हमको, इट हटेगा, हैज थोड़ी हटेगा, क्योंकि हमने उसको थोड़ी लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। ये चीज हो जाएगा। क्लियर? आगे देख लेते हैं। देखो कालिदास का फिर से आ गया ना, कालिदास का भी आया था, उसमें ग्रेट कवि थे, इसमें भी ग्रेट पोएट है, लेकिन साथ में ड्रामाटिस्ट भी है, नाटककार है, बहुत बड़े नाटकबाज है। नाटकबाज का मतलब नाटककार, यानी नाटक बहुत लिखते थे, नाटकबाज नहीं होते हैं। चलो कालिदास की बात करें, रोट शकुंतलम। अब इन्होंने कालिदास को शकुंतलम थोड़ी कहेंगे, कालिदास ने इससे तो लिखा था ना, कालिदास को कहेंगे अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, तो ये उठाकर आएगा कालिदास के पास। अब यहाँ पे ध्यान देना, शकुंतलम को यहाँ पे लाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कालिदास को शकुंतलम थोड़ी कहेंगे, कालिदास तो लिखे थे ना शकुंतलम, तो ये चीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कालिदास कॉमा अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट हो जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे रोट शकुंतलम, रोट शकुंतलम, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से एग्जैक्टली देखो शेक्सपियर वाला भी है।
देख रहे हो, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही है शेक्सपियर का भी। ठीक है, चलो ऐसे भी देख लेते हैं। दिस प्लेस वॉज वंस अ प्रॉस्परस कॉलोनी। यह स्थान जो है एक बार क्या था, प्रॉस्परस कॉलोनी थी, समृद्धि वाला कॉलोनी था। इट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। ध्यान दो, वो नालंदा वाला एकदम एग्जैक्टली वैसे ही है ना। तो बस क्या करना है, तो क्या हो जाएगा, दिस प्लेस कॉमा वंस अ प्रॉस्परस कॉलोनी कॉमा is now a heap of ruins, is now a heap of ruins। अब ये क्या हो गया, अब खंडहर बन गया भाई, अब खंडहर बन चुका है। 19 नंबर, जैसे कालिदास का किया एकदम वैसे ही है। देखो, कालिदास की जगह शेक्सपियर है, रोड की जगह रोट है, शाकुंतलम की जगह जूलियस सीजर है। ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। लेकिन इसमें केवल ड्रामाटिस्ट है, ये भी नाटकबाज थे ये भी बहुत नाटकबाज थे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा शेक्सपियर कॉमा अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट। क्या हो जाएगा, ये हो गया पूरा। अब यहां से लिखेंगे रोड जूलियस। अच्छा, ये भी सिंगल यूनिट कॉमा में रहेगा, खास है भाई। तो ये हो जाएगा रोड जूलियस सीजर। रोड जूलियस सीजर, ये हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा क्वेश्चन इतना सारा हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन सिलसिले का अंत करेगा। तो डॉक्टर ब्राउन इज माय टीचर, ही लिव्स एट ऋषिकेश। डॉक्टर ब्राउन जो है हमारे टीचर हैं, मेरे टीचर हैं, वो कहाँ रहते हैं, ऋषिकेश में रहते हैं। क्या डॉक्टर ब्राउन को क्या कहेंगे, माय टीचर कह सकते हैं, और डॉक्टर ब्राउन को ऋषिकेश कह सकते हैं। कहाँ कह सकते हैं, तो प्लेस का नाम है, तो वो तो वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर बस क्या कर देंगे, डॉक्टर ब्राउन कॉमा माय टीचर कॉमा लिव्स एट ऋषिकेश। ये चीज हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे 20 क्वेश्चन हो गए। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब यहां पर ये सारा का सारा रूल और सारा का सारा हम लोग एक्सरसाइज देख लिए। अब बचे हैं हमारे पास दो, जो कि थोड़ा सा टफ है। थोड़े से टफ का मतलब है थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन वाला एक है और एक है एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज बहुत ज़्यादा टफ नहीं, एकदम सिंपल है। बस थोड़ा सा टफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन वाला। तो उसको भी देख लेंगे, उसमें भी है कुछ बातें हैं जो कि एकदम आसानी से हो जाएंगी। तो वो वीडियो जब आएगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है। तो फिलहाल में ये हमारा हो गया। अगर इसमें आप लोगों को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अब लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।